Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Constitution of Pakistan 1973. We have discussed up till Article 16. In this video we are going to discuss Article 17 and Article 18 of Constitution. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Starting with Article 17. Article 17 basically deals with freedom of association. अब इस आर्टिकल के अंदर हमें एक और चीज़ की आज़ादी दी गई है जो कि हमारा बुनियादी हक है। किस चीज़ की आज़ादी? कि हम कोई भी जमात बना सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं। क्लॉज 1 क्या कहती है? एवरी सिटीजन शैल हैव अ राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन। पाकिस्तान के हर सिटीजन के पास ये राइट है, शेल का वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी प्रोविजन है कि वो कोई भी एसोसिएशन या यूनियन बना सकता है, कोई भी जमात या फिर अंजुमन बना सकता है, बट सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ in the interest of sovereignty और integrity of पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर और morality। लेकिन साथ ही साथ उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं लॉ की तरफ से, और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि आप एसोसिएशन या यूनियन तो बना सकते हैं लेकिन ऐसी कोई भी यूनियन या एसोसिएशन नहीं बना सकते जो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो, जिससे पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा हो, पाकिस्तान की सालमियत के अगेंस्ट हो। तो ऐसी कोई भी एसोसिएशन बनाने का हक हासिल नहीं है अंडर आर्टिकल 17 क्लॉज 1। क्लॉज 2 क्या कहती है? Every citizen not being in the service of Pakistan shall have a right to form or be a member of political party। दूसरी क्लॉज में क्या राइट दिया गया है कि पाकिस्तान के हर शहरी के पास ये राइट है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन सकता है या वो अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, कोई भी सियासी जमात बना सकता है। बट यहाँ पर कंडीशन क्या रखी गई है? नॉट बीइंग इन दी सर्विस ऑफ पाकिस्तान। वो शहरी पाकिस्तान की सर्विसेज का हिस्सा ना हो, मीन्स टू से कि वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो। अगर कोई पर्सन सरकारी मुलाजिम है, वो सरकारी मुलाजमत कर रहा है, तो ऐसी सूरत में ना तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है और ना ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन सकता है। उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं इस कंडीशन के साथ। लेकिन साथ ही साथ अब ये चीज तो साइड पे रखती, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली बात तो साइड पे रखती, अगर तो कोई पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाता है या उसका हिस्सा बनता है, तो उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस है? सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर। अब वही बात, पॉलिटिकल पार्टी तो वो बनाए या पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा तो वो बने, लेकिन ऐसी किसी पार्टी का हिस्सा ना बने जो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो। एंड such law shall provide that where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to sovereignty, integrity or public order, the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final। अब इधर एक और बात की गई है कि अगर तो फेडरल गवर्नमेंट के नॉलेज में ये बात आती है कि कोई पर्सन, किसी पर्सन ने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है या वो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बना है जो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कोई काम कर रही है, उनके अगेंस्ट वो पार्टी ऑपरेट हो रही है, तो ऐसी सूरत में फेडरल गवर्नमेंट इस मैटर को रेफर करेगा सुप्रीम कोर्ट को, एक रेफरेंस बनाकर भेजेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट उस रेफरेंस के ऊपर अपना फैसला सुनाएगी और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वो फैसला फाइनल कंसिडर होगा। मीन्स टू से यहाँ पर क्या कहा गया है? फेडरल गवर्नमेंट को पता चलता है कि कोई पार्टी पाकिस्तान की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट काम कर रही है
और जिस दिन से उसकी डिक्लेरेशन हुई है, उस पार्टी कब के बनने का ऐलान हुआ है, उस दिन के 15 दिन के अंदर अंदर फेडरल गवर्नमेंट इस मैटर को रेफर करेगी सुप्रीम कोर्ट को और फिर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना डिसीजन देगी कि आया ये पार्टी ऑपरेट कर सकती है या नहीं। क्लॉज 3 क्या कहती है? एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब क्लॉज 3 में बेसिकली सोर्सेज ऑफ द फंड्स की बात की गई है कि हर पॉलिटिकल पार्टी आंसरेबल होगी, उसको रीजनेबल आंसर देने हैं कि उनका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, कि जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो किस सोर्स से हो रही हैं, किस जराए से हो रही हैं, जिन फंड्स के ऊपर ये पॉलिटिकल पार्टी चल रही है वो फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी ने ये आंसर देना है। सो आर्टिकल 17 आपको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन तो दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो आप पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रहा है कि आप एसोसिएशन या यूनियन तो बना सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट ना हो, उसकी सॉवरेनिटी को अफेक्ट ना कर रहे हो या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो। उसके बाद आ जाते हैं हम आर्टिकल्स 18 के ऊपर। आर्टिकल 18 के अंदर हमें एक और चीज की फ्रीडम दी गई है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। अब इस आर्टिकल के अंदर 3 चीजों की आज़ादी दी गई है, ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन की, कि आप कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हो। आर्टिकल 18 आपको फ्रीडम दे रहा है। अब आर्टिकल 18 क्लॉज 1 क्या कहती है? Subject to such qualification, if any, as may be prescribed by law, every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession or occupation or to conduct any lawful trade or business. आर्टिकल 18 की क्लॉज 1 कहती है कि पाकिस्तान के हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकता है। कोई भी प्रोफेशन, लॉफुल प्रोफेशन की बात की है, कोई भी अनलॉफुल प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल कि आप स्मगलिंग कर लो या नारकोटिक्स का कोई बिजनेस कर लो, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं होगा। और साथ ही साथ आप कोई भी लॉफुल ट्रेड या बिजनेस भी कंडक्ट कर सकते हो। हर सिटीजन का ये राइट है। अंडर आर्टिकल 18 उसको फ्रीडम दी गई है, बट सब्जेक्ट टू द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। लेकिन उन क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो लॉ आपको बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाह रहे हो और उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस कानून की तरफ से बता दी गई हैं, तो आपने उन क्वालिफिकेशंस को अडॉप्ट करना है, तब आप वो लॉफुल प्रोफेशन में एंटर हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने एडवोकेट बनना है, तो एडवोकेट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने LLB की डिग्री लेनी है, उसके बाद आपने अपना लाइसेंस लेना है, तब आप इस प्रोफेशन में एंटर हो सकते हो, उस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने डॉक्टर बनना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? MBBS की डिग्री। सो यहाँ पर कहने का मकसद क्या है कि अगर किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए कोई क्वालिफिकेशंस रख दी गई हैं, तो पहले आपने उन क्वालिफिकेशंस को अडॉप्ट करना है, तब आप उस प्रोफेशन में एंटर हो सकते हो या कोई भी बिजनेस या ट्रेड वगैरह कंडक्ट कर सकते हो। सेकेंड, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट। अब यहाँ पर एक प्रोवाइजो अटैच कर दी गई है, और वो प्रोवाइजो क्या कहती है कि ये आर्टिकल कब एप्लीकेबल नहीं होगा? नंबर 1, द रेगुलेशन ऑफ एनी ट्रेड और प्रोफेशन बाय अ लाइसेंसिंग सिस्टम। अब यहाँ पर कि अगर आप कोई ट्रेड या कोई भी बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो और उस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए फर्स्ट डिमांड क्या है? लाइसेंस। अगर किसी बिजनेस के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है, वो लाइसेंसिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा है, रेगुलेट हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आपने पहले लाइसेंस लेना है, फिर उस बिजनेस को अडॉप्ट करना है। आप आर्टिकल 18 की प्रोटेक्शन नहीं ले सकते कि हमें तो फ्रीडम दी गई है कोई भी बिजनेस अडॉप्ट करने की। ये प्रोवाइजो कह रही है कि जहां पर लाइसेंस फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, तो पहले आपने लाइसेंस लेना है। सेकेंडली, द रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्री कंपटीशन देयर इन। अब यहाँ पर फ्री कंपटीशन की बात की गई है। फ्री कंपटीशन मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट।
कि अगर तो किसी बिजनेस को अडॉप्ट करने के लिए कोई फ्री कंपटीशन है तो आपने उसको फॉलो करना है, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं उस ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, तो आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट करके ही फिर आप उस बिजनेस या ट्रेड को कंडक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। सो क्लॉज 2 के अंदर फ्री कंपटीशन की बात की है कि आपने उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस अडॉप्ट करने हैं। क्लॉज 3 क्या कहती है? द कैरिंग ऑन बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बाय अ कॉर्पोरेशन कंट्रोल्ड बाय सच गवर्नमेंट of any trade, business, industry or service to the exclusion complete or partial of the other person। अब क्लॉज 3 में कहा है कि अगर तो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी कॉरपोरेशन जिसको फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है जो कि किसी भी ट्रेड या बिजनेस से रिलेटेड है, तो ऐसी सूरत में फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो पर्सन्स को एक्सक्लूड कर सकती है सर्विसेज से। अब यहाँ पर एक्सक्लूजन का जो वर्ड यूज हुआ है, उस एक्सक्लूजन से क्या मुराद है, उस एक्सक्लूड करने से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई एक बिजनेस है जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये रिक्वायरमेंट रखी गई है कि सिर्फ 100 लोग ही उस बिजनेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो अगर 100 से ज्यादा लोग उस बिजनेस को अडॉप्ट करने के लिए आएंगे तो गवर्नमेंट उन नए आने वाले पर्सन को एक्सक्लूड कर देगी। सो मीन्स टू से कि रेगुलेशन ऑफ बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स के लिए गवर्नमेंट पर्सन्स को एक्सक्लूड कर सकती है जहां पर जरूरत हो। सो आर्टिकल 18 हमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन तो बता रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए कुछ कंडीशंस भी रखती हैं कि इन कंडीशंस को अडॉप्ट करके ही हम किसी भी ट्रेड, बिजनेस या प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के ऊपर। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।